जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। टाइप वाइज हम लोग क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल एकदम सिंपल सा है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आयत का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट हमारा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है। ऐसे परिमाप को अगर समझे तो परिमाप का मतलब ये होता है, ये जो बाहर का सारा बाउंड्री है ना, ये बाहर का पूरा बाउंड्री ये परिमाप होता है, जिसमें से ऊपर भी एल होता है और नीचे भी एल होता है, इधर बी और इधर भी बी। तो ये चारों साइड को जोड़ देते हैं तो यही हमारा परिमाप बनता है और इसी से हमारा फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी निकल कर आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है ना, एक आयत है और ये इसकी सबसे बड़ी भुजा किसी भी फिगर का सबसे जो बड़ी भुजा होती है वही उसका विकर्ण होता है। और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, अब है आयताकार पार्क के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे ये है ना, एक आयताकार पार्क है और इसके चारों तरफ से क्या हुआ, बाहर से एक रास्ता बना दिया गया। मान लेते हैं कि x मीटर का एक रास्ता बना दिया गया चारों तरफ से, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसको निकालने के लिए हम लोग इन जनरल एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2x, x हमारा रास्ते का चौड़ाई रहेगा, इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, ये बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल होता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है आयताकार पार्क के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल। सेम उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला होगा 2x इंटू एल प्लस बी। अंदर रास्ते का क्षेत्रफल है तो -2x कर लेते हैं। यही अगर बाहर रास्ते का क्षेत्रफल था पहले वाले में, तो यहाँ पर बाहर रास्ते का क्षेत्रफल था तो +2x किए, और अंदर रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो -2x करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयताकार पार्क के लंबाई और चौड़ाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल। मतलब ये एक आयताकार पार्क है और ये लंबाई और चौड़ाई के समानांतर एक ऐसा रास्ता बना है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके लंबाई और चौड़ाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग में हम जानते हैं वर्ग का सारा भुजा, चारों भुजा बराबर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा गुने भुजा, मतलब भुजा को 2 बार गुना कर लेते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर, यही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है वर्ग का भुजा। अगर क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है और भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल का अगर रूट कर दें तो वर्ग का भुजा निकल कर आ जाता है। जैसे अगर क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा क्या होगा, इसका रूट कर देंगे तो भुजा 100 का रूट 10 सेंटीमीटर इसका भुजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है वर्ग का परिमाप। फिर से वर्ग का परिमाप का मतलब बाहर का बाउंड्री होता है, तो चारों भुजा बराबर होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा हो जाएगा। यहीं अगर परिमाप दिया हुआ हो और हमसे भुजा निकालना हो तो परिमाप दिया हो, भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना परिमाप दिया हुआ हो उसमें हम लोग 4 से भाग लगा लेंगे तो भुजा निकल कर आ जाएगा। परिमाप से भुजा निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण फिर से वही बातें हैं, वर्ग है और इसकी सबसे जो बड़ी भुजा होगी यही विकर्ण कहलाता है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा है वर्गाकार पार्क के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे हम लोग आयताकार वाले में लगाए थे वैसे ही हम लोग वर्गाकार में ही सेम वैसे ही लगाएंगे 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है ना, आयत में तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, जितना हम लंबाई रखेंगे उतना ही हमें चौड़ाई रखना पड़ेगा वर्गाकार पार्क का बाहर रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और x यहाँ भी क्या रहेगा, तो रास्ते की चौड़ाई रहेगी। और सेम वैसा ही इसमें भी करेंगे। अंदर अगर रास्ते का वर्गाकार पार्क के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल सेम उसी तरीके से 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x कर देंगे। जितना l होगा उतना ही इसमें b रखना होगा। अगर इसका अलग से फॉर्मूला निकालेंगे तो अलग से फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन हम लोग पहले जैसा ही सवाल इसको भी सॉल्व करके निकाल लेंगे, अलग फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से वर्गाकार पार्क के लंबाई चौड़ाई के समानांतर क्षेत्रफल सेम उसी जैसा वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। इसमें भी वही करना है, जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें से ये होता है कर्ण और नीचे का हो जाता है आधार और ये हमारा होता है लंब। तो यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है किसके, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो इससे भी हमारा कई सारा सवाल सॉल्व होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों का तीनों भुजा बराबर होता है, इसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ये हमारा होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट हमारा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाता है √3/2 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, तो हम क्या कर लेते हैं 3 गुना भुजा कर लेते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। आगे हमारा है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये है जिसमें तीनों भुजा क्या हो, अलग हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोन का फॉर्मूला क्या है, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ए बी सी क्या होगा, तो ये तीनों भुजा है, ए बी सी तीनों अलग अलग भुजा है। और एस क्या करना होगा, तो एस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर लेते हैं। अर्ध परिमाप, इसको s को अर्ध परिमाप कहा जाता है। तो सबसे पहले s निकालने के लिए तीनों भुजाओं को a b c तीनों को जोड़कर 2 से भाग लगा लेंगे, s निकल जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसी फॉर्मूला से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग फॉर्मूला हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूला के प्रयोग से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। तो ये d1 क्या है, तो d1 विकर्ण है और d2 क्या है, तो दूसरा विकर्ण है। 2 विकर्ण दिया रहेगा और हमसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा। तो 1/2 गुने d1 गुने d2, d1 और d2 विकर्ण रहेगा जो कि अलग अलग रहेगा। अब है समचतुर्भुज की भुजा। अब समचतुर्भुज चारों भुजा तो बराबर ही होगा, तो समचतुर्भुज की भुजा का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से d1 और d2 क्या होगा, तो समचतुर्भुज का विकर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है समचतुर्भुज का परिमाप। अब समचतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं और चारों भुजा बराबर होगा, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या है ना, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछे तो इसमें हम ये कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है आधार
गुने ऊंचाई या फिर लंब गुने ऊंचाई। जैसे आधार दिया हो, इसका ऊंचाई दिया हो तो आधार गुने ऊंचाई कर लेंगे, या फिर ये इस तरीके से ये लंब दिया हो और इसका ऊंचाई दिया हुआ हो तो दोनों को गुना करके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी क्या होता है ना, इन जनरल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में एक विकर्ण दे देगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, अगर ये 15 तो नीचे भी 15, अगर ये 7 तो ये भी 7। अब क्या होगा, एक विकर्ण की लंबाई दे देगा 20। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ये त्रिभुज दिख रहा है, एक ये त्रिभुज दिख रहा है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, 15, 7 और 20 है, विषमबाहु त्रिभुज है। हीरोन का फॉर्मूला लगाकर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जितना ये क्षेत्रफल होगा उसमें 2 से गुना कर लेंगे। तो क्योंकि 2 त्रिभुज है, 2 से गुना कर लेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसमें ये जो है ना, ये भुजा और ये भुजा समानांतर होता है। इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं ऊंचाई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी, ये और ये ए प्लस बी, और गुना हो जाता है ऊंचाई। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होगा, तो आर होता है हमारा त्रिज्या। तो जैसे ये वृत्त है और ये इसका केंद्र हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या होता है, और पूरा क्या होता है, तो पूरा का पूरा व्यास होता है। अगर कभी कभी क्या होता है ना, व्यास दिया होता है और त्रिज्या निकालना होता है, तो व्यास का आधा कर देते हैं तो त्रिज्या निकल कर आ जाता है। अगर ये कहें कि व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर ये कह दें कि व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा, तो 10 का आधा 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हो जाता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये है आधा वृत्त, ये आधा वृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, आधा कर लेते हैं, पाई स्क्वायर बटे 2 कर लेंगे। अब है अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, आर इंटू पाई प्लस 2 हो जाता है अर्धवृत्त की परिधि। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक तो पाई आर हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पाई आर है, और साथ ही साथ ये यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, तो आर प्लस आर क्या होता है, 2r हो जाता है। इसी तरीके से आर कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2 फॉर्मूला निकल कर बन जाता है। तो अर्धवृत्त की परिधि आर इंटू पाई प्लस 2 याद रखेंगे हम लोग। अब है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर होगा। मतलब ये है कि एक इस तरीके से वृत्त रहेगा, एक बड़ा वाला त्रिज्या दिया रहेगा जिसको बड़ी आर से डिनोट करेंगे, एक छोटा त्रिज्या दिया रहेगा जिसको छोटी आर से डिनोट करेंगे। तो वलय का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एन चक्कर में तय की गई दूरी। जैसे क्या होता है, जब हम लोग परिधि निकालते हैं 2 पाई आर आता है, तो ये एक चक्कर हुआ, एक चक्कर में 2 पाई आर की दूरी तय करती है। अब 2 चक्कर के लिए 2 से गुना, 3 चक्कर के लिए 3 से गुना, एन चक्कर के लिए एन से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो एन चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी 2 पाई आर और गुना एन। अब है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। थीटा का मान दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। अब हमारा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, जिसमें से त्रिज्या और ये थीटा एंगल दिया हुआ रहेगा, जो हम लोग पाई आर थीटा बटे 180 का यूज़ करके चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। अब है समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। मतलब ये है ना कि एक ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ। अब वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगा। तो समबाहु वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या जब भी पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा बटे 2√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या 2/√3 हो जाता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे √3
3 हो जाएगा। इसी तरीके से भुजा इसमें क्या रहेगा, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा रहेगा यहाँ। इसमें क्या है ना कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है भुजा बटे 2, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिटा कर ही लिख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3 होता है, सिर्फ 3 नहीं होता है, 2√3 होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे 2√3, और ये भुजा क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या, मतलब एक ये समबाहु त्रिभुज है और इसके बाहर एक वृत्त है, तो इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का त्रिज्या हो जाता है भुजा बटे √3 हो जाता है। उसमें 2√3 था, इसमें क्या होगा, तो सिर्फ √3 हो जाता है समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अब हमारा है घन का आयतन। घन में क्या होता है, सारा भुजा बराबर होता है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। नेक्स्ट है हमारा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 गुना भुजा का स्क्वायर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है हमारा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। घन का विकर्ण हो जाता है √2 गुने भुजा, √3 गुने भुजा होता है घन का विकर्ण। चलिए नेक्स्ट हमारा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा, तो घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई घनाभ का आयतन होता है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब हमारा है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण हो जाता है √L² प्लस B² प्लस H², ये घनाभ का विकर्ण होता है। आगे हमारे कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़। किसी रूम में अगर सबसे बड़ी छड़ की अगर बात करें ना, तो इस कोने से उस कोने में रखे जाने वाले ही छड़ सबसे बड़ी छड़ होती है। तो कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ अगर हमसे पूछा जाए, तो घनाभ का विकर्ण हम लोग निकाल देंगे, L² प्लस B² प्लस H² का रूट निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ये इस तरीके का ये होता है बेलन, और बेलन का आयतन क्या होगा, तो πr²h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h), बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × r प्लस h, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब एक खोखले बेलन का आयतन, ये खोखला बेलन इस तरीके से रहता है, इस तरीके से खोखला बेलन रहेगा, जिसमें एक बड़ी त्रिज्या रहेगी और एक छोटी त्रिज्या रहेगी। तो खोखले बेलन का आयतन होगा πh × बड़ी r² माइनस छोटी r², खोखले बेलन का आयतन होगा। अब हमारा शंकु का आयतन। शंकु इस तरीके का शंकु होता है, शंकु होता है जिसमें से ये त्रिज्या हो जाएगा और शंकु का ये ऊंचाई हो जाएगा, और ये जो है ना ये त्रियक ऊंचाई होगा, त्रियक ऊंचाई जिसे L से डिनोट करते हैं। तो और यहाँ पर हमें अगर L बराबर क्या, L² बराबर क्या होता है, H² प्लस R² होता है। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करके कई सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। L² बराबर H² प्लस R², पाइथागोरस जैसा हो गया, जो हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंबा स्क्वायर किए थे, उसी के जैसा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr² h, ये शंकु का आयतन हो जाता है। अब हमारा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl होता है। L ये त्रियक ऊंचाई है और R क्या है, तो R है हमारा त्रिज्या। कभी कभी क्या होगा, L नहीं दिया रहेगा, तो L बराबर हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, L बराबर हो जाएगा R²
प्लस एच स्क्वायर यूज़ करके हम लोग एल निकाल लेंगे और एल निकालने के बाद हम लोग पाई एल फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। अब हमारा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन हो जाता है। नेक्स्ट है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई गोला है उसका वक्र या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम होता है, तो ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों। अब है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। जैसे उसमें 4/3 पाई आर क्यू था, इसमें अर्धगोले के आयतन में 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब हमारा एन भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण जो है ना n-2 इंटू 180 बटे n हो जाता है। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अगर अष्टभुज है तो n की जगह पर 8 रख लेंगे। अगर पंचभुज है तो n की जगह हम लोग 5 रख लेंगे। तो क्या मिल जाएगा? तो n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण मिल जाएगा। अब है n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग। तो इसमें सेम वैसा ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम वैसा ही फॉर्मूला n-2 इंटू 180। अगर बटे n कर लेते हैं तो प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा। अगर n बटे n नहीं करते तो अंतःकोण का योग ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा n-2 इंटू 180। n क्या रहेगा? तो n हमारा रहेगा कि भुजाओं की संख्या कितनी है। अब है n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। अब बाहर का कोण पूछा है, तो बाहर का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे n हो जाता है। 360 बटे n, n क्या रहेगा? तो भुजाओं की संख्या रहेगी। अगर हमसे n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोण का योग पूछा जाए ना, तो बाह्य कोण का योग पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक बाह्य कोण पूछा गया तो 360 बटे n हो जाएगा। अब विकर्णों की संख्या। कोई भी बहुभुज हो, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, कोई भी बहुभुज हो, उसके विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2 का यूज़ करके हम लोग विकर्णों की संख्या को निकाल सकते हैं। इसमें n क्या रहेगा? भुजाओं की संख्या रहेगी। आगे है हमारा मोड़ने पर परिमाप बराबर। अच्छा, जैसे ये है ना कि कोई एक तार है, तार को मोड़कर एक वर्ग बनाए, फिर इसी तार से हम लोग अगर एक वृत्त बना दिए तो क्या होगा? दोनों का जो है ना परिमाप बराबर होगा। तो किसी भी तार को मोड़कर कोई भी शेप बनाया जाएगा तो परिमाप बराबर हो जाता है। पिघलाने पर आयतन बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक घनावाकार घन के आकार का है और इसको क्या कर लिया हम लोग? पिघला कर एक बेलन बना दिए, तो क्या होगा कि इस दोनों का क्या होगा? आयतन दोनों का बराबर। पिघलाने पर आयतन बराबर हो जाता है। तो इतना हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस किए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।